अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बुक की समरी लेकर आया हूँ। इसका नाम है द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस, रिटन बाय लाइब्रेरी माइंडसेट। ये किताब उन लोगों के लिए तोहफ़ा है जो सुस्ती का शिकार हैं, काहिली का शिकार हैं, जिनके अंदर लेज़ीनेस है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, वो डीमोटिवेटेड हैं। उनके लिए ये किताब किसी तोहफे से कम नहीं है। इस किताब में आम तौर पे जो रिवायती कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो सुस्ती है, वो काहिली है, वो बुरी चीज़ है, उसके अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट को जो है वो नैरेट किया गया है, मुतारिफ करवाया गया है कि सुस्ती कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि सुस्ती एक अच्छी चीज़ है, लेज़ीनेस एक अच्छी चीज़ है। इसको अच्छी चीज़ क्यों कहा गया है? वजह क्या है इसको अच्छा कहने की? उसकी वजह यह है कि जब तक आप किसी चीज़ को बुरा समझते हैं तो आप डिनाइल फेस में होते हैं। जब तक आप डिनाइल फेस में होते हैं तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते। सबसे पहले तो आप इस बात को मान लीजिए कि आप जो है वो लेजीनेस का शिकार हैं। जब आप इसको मानेंगे तो फिर आप रियलाइजेशन फेस में आएंगे, और जब आप रियलाइजेशन फेस में आएंगे कि आप वाकयातन लेजीनेस का शिकार हैं, तो फिर आप उसके सद्भाव करेंगे, आप उसकी क्योर की तरफ आएंगे, आप उसको ओवरकम करने की तरफ आएंगे। सो if you feel constantly if you constantly feel unmotivated to work on your dreams, if the answer is yes, then this book is for you. Laziness stops us from enjoying the little time we have. Laziness, सुस्ती, काहली, क्या जो है वो सबसे पहले उसकी क्या खामी होती है कि वो हमें अपने टाइम को हम 100% यूटिलाइज नहीं कर सकते, अपना टाइम इंजॉय नहीं कर सकते। सो अगर आप भी अनमोटिवेटेड रहते हैं, डिस्करेज रहते हैं, और आप भी लेजीनेस का शिकार हैं, तो ये बुक जो है वो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। ये बुक हमें क्या सिखाती है? दिस बुक विल टीच यू हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। लेजीनेस पर कैसे काबू पाना है, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जो भी शख्स लेजीनेस का शिकार है वो यकीनन प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उससे कहीं ना कहीं आशना जरूर होता है। अगर आशना नहीं होता तो उसका शिकार जरूर होता है। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन is the act of delaying something, of or postponing something intentionally or unintentionally. बाज दफा आप इंटेंशनली चीजों को डिले करते हैं और बाज दफा अनइंटेंशनली डिले करते हैं until or unless the last moment arrives. ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोक्रेस्टिनेशन। तो सबसे पहले ये बुक हमें सिखाएगी कि लेजीनेस पर काबू कैसे पाना है, और उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करना है, प्रोलॉन्ग नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना, डिले नहीं करना इंपॉर्टेंट टास्क को। उसके बाद ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि हाउ टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी को आपने कैसे इंप्रूव करना है, अपने टाइम को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, अपने काम को प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, फ्रूटफुल कैसे बनाना है, टाइम को प्रॉपरली कैसे आपने यूटिलाइज करना है, मीनिंगफुल टास्क कैसे करने हैं। सो ये तीन चीजें, इन तीन चीजों पर प्रिसाइजली इस बुक में फोकस किया गया है, और ये तीन चीजों को सिखाने के लिए इसमें 7 या 8 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। उन 8 पॉइंट्स को आपने बहुत गौर से समझना है और कोशिश करनी है कि उन 8 पॉइंट्स को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, डोंट बी परफेक्शनिस्ट। पहला पॉइंट या पहली टेक्निक जो इस बुक में बताई गई है कि डोंट बी परफेक्शनिस्ट मींस परफेक्शनिज्म इज अ डिसीज, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ डिसीज, एक्शन इज द क्योर। रिची नॉर्टन ये कहता है कि परफेक्शनिज्म एक डिसीज है। क्या मतलब है इसका? परफेक्शनिज्म, जब भी हम परफेक्शनिस्ट होने का सोचते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास आइडियल एनवायरनमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जब तक कंप्लीट साइलेंस नहीं होगी, रूम में एसी नहीं होगा और रूम में टेबल नहीं होगी, जब तक मैं स्टडी नहीं करूंगा। ये सारी प्रोक्रेस्टिनेट करने के डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इररेलेवेंट रीजंस हैं। मुझे जिम जाना है, या जिम जो है जब तक मेरे घर के करीब नहीं होगा मैं जिम नहीं जाऊंगा। मुझे अगर घर में एक्सरसाइज करनी है, जब तक मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होंगे मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि परफेक्शन जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन परफेक्शनिज्म के चक्कर में काम को डिले अगर किया जा रहा है तो फिर वो अच्छी चीज नहीं है। आपने परफेक्शनिस्ट होने का नहीं सोचना, आपने जस्ट काम को स्टार्ट करना है।
जब आप काम को स्टार्ट करोगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस 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 विद अप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से परफेक्शन की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली आ जाएगा। डे वन पर कोई भी शख्स परफेक्शनिस्ट नहीं होता, परफेक्शनिज्म अचीव नहीं कर लेता। तो आपने परफेक्शनिज्म के चक्कर में टास्क को डिले नहीं करना, बल्कि आपने टास्क को स्टार्ट करना है। नतीजा आप प्रोसेस पर छोड़ दीजिए, आपने जस्ट टास्क स्टार्ट करना है, राइट। दिस इज द पॉइंट नंबर वन। इसका क्रस समझिए, एक्शन लेना सीखिए, रिजल्ट जो है वो आप प्रोसेस पर छोड़ दीजिए। नंबर सेकंड, डू हार्ड थिंग फर्स्ट। डू द हार्ड थिंग फर्स्ट टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जिस वजह से होती है उसका एक बहुत बेसिक, बहुत मेन रीजन जो होता है जिसकी वजह से हम टास्क डिले करते हैं या पोस्टपोन्ड करते हैं, उसकी सबसे बड़ी बेसिक वजह क्या होती है कि हम जो मुश्किल चीज होती है उसको टालने के लिए, उसको डिले करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सो इसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि जो भी चीज आपको सबसे मुश्किल लगती है उसको अपने बेस्ट टाइम में, जब आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, उस काम को कर लीजिए, उस काम को चित कर दीजिए, उसको डिफीट कर दीजिए। आमतौर पे जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी आपके जो है वो डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो उस वक्त आपका एनर्जी लेवल, आपका ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। आमतौर पे जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के आदी हैं, टास्क को डिले करने के आदी हैं, वो करते क्या हैं कि शुरू में जब उनकी एनर्जी पीक पर होती है तो वो 3-4 घंटे इररेलेवेंट काम करते हैं, और इररेलेवेंट काम करने के बाद जब वो सारे इररेलेवेंट काम से थक जाते हैं, उनकी एनर्जी ज़ायल हो जाती है, फिर वो अपना एक्चुअल टास्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो आपका जो प्राइम टाइम होता है, आपका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम होता है जिसमें आपकी एनर्जी पीक पर होती है, उसमें अपना डिफिकल्ट टास्क करने की आदत डालिए। अगर आपने डिफिकल्ट टास्क कर लिया तो उसके दो फायदे हैं। पहली चीज तो आपने अपनी एनर्जी अपने डिफिकल्ट टास्क में यूटिलाइज की, उसके साथ साथ जैसे ही आप डिफिकल्ट टास्क कर लोगे तो जो कम डिफिकल्ट टास्क हैं उसके लिए ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलेगी, सेल्फ ऑफर्मेशन की आपको आदत होगी कि जनाब जब ये मुश्किल काम मैंने कर लिया है तो अब जो बाकी रिमेनिंग काम है वो तो इंशाल्लाह मैं कर ही लूंगा। ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। लर्न टू से नो। तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक या तीसरा पॉइंट जो इस बुक में बताया गया है वो क्या है? लर्न टू से नो। आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि राइटर ये कहता है, जोश बिलिंग्स ये कहता है, हाफ ऑफ द ट्रबल ऑफ दिस लाइफ कैन बी ट्रेस टू सेइंग यस टू क्विकली एंड नॉट सेइंग नो सून इनफ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी बहुत सारे ऐसी अनवांटेड प्रॉब्लम, खुद साख्ता परेशानियां, खुद साख्ता प्रोक्रेस्टिनेशन की वजूहात इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि आप हर काम को जो है वो फौरन यस कह देते हो। आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, कोई कंपनी का काम कर रहे हो, आप ऑफिस रिलेटेड कोई काम कर रहे हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फिक्रे मौश से रिलेटेड है, आप स्टूडेंट हो, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्विज की प्रिपरेशन कर रहे हो, और इवेंचुअली आपका कोई दोस्त आया जिसको ऐसे ही आपके साथ बैठकर चाय पीनी है, ठीक है, या कोई रैंडमली कोई शख्स आया जो के लिए आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नो कहने की आदत डालिए। हर काम को, हर कॉल को, चाहे वो रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो, हर शख्स से मिलना चाहे वो रेलेवेंट हो या इररेलेवेंट हो, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़कर जब आप हर शख्स को यस कहेंगे, हर शख्स को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके टास्क डिले होते चले जाएंगे। सो लर्न टू से नो, स्पेशली जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जिसका ताल्लुक आपकी जात से है, आपकी फैमिली की जात से है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपका ब्रेड एंड बटर है, उस दौरान अगर कोई शख्स इररेलेवेंट टास्क के लिए आपको मदऊ करता है, आपको ज्वाइन करता है, तो आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उसको नो कहने में कोई मुजायका नहीं है, राइट। तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट या चौथी टेक्निक जो है वो है कंफर्ट जोन इज अ एनिमी। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन जो है वो क्या है? आपका एनिमी है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर, नो पेन नो गेन।
सबसे पहले तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि कंफर्ट जोन जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है आरामदेह लाइफ जीने में, लेकिन आरामदेह लाइफ जीने में कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते। कभी भी अगर आप किसी चीज को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते और ये चाहते हो कि दुनिया की सारी टारगेट्स आप अचीव कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। रिमेंबर, नो पेन नो गेन। कुछ अचीव करने के लिए कुछ आपको होना पड़ता है। सो जब आप हैबिचुअल हो जाते हो मेहनत के, बिजी रहने के, टास्क को अलाइन करने के, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो आपको कंफर्ट जोन बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप एडिक्ट हो जाते हो, आप हैबिचुअल हो जाते हो काम करने के, अपने आप को मसरूफ रखने के, काम को अलाइन करने के। तो पहले आपको काम वाले लोग बुरे लगते हैं, और जब आप हैबिट आपकी बन जाती है बिजी रहने की, तो फिर आपको फारिग लोग बुरे लगते हैं। तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड कंफर्ट जोन, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंफर्ट जोन को छोड़िए। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवा पॉइंट या पांचवी टेक्निक जो है क्या है इस बुक में, कि अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कीजिए। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ये कहता है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कीजिए। याद रखिए, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो काम को संजीदगी से लेते हैं, उन्हीं लोगों की ऑफिस में बात सुनी जाती है। ऑफिस में चलती भी उन लोगों की है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो कि काम को अपना समझते हैं। जो शख्स हर चीज से जान छुड़ाता है, ऐसे शख्स को कभी भी टॉप पोजीशन पर कंसीडर नहीं किया जाता, की पोजीशन पर नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके बारे में एक आम तासुर ये डेवलप हो जाता है कि ये शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, इस शख्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब कैपेबिलिटी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, तो फिर ये सीनियर पोजीशन पर आकर अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे जो है वो उनसे काम करवाएगा, उनको कैसे मॉनिटर करेगा। तो याद रखिए, जो शख्स हर चीज में अपने आप को इंडल्ज करता है, सो हर चीज में अपने आप को इंडल्ज करने से वो काम आपको करने आ जाता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के आदी हो जाते हो, आप एम्प्लॉयर की नजर में ट्रस्ट वर्दी हो जाते हो, और जब आप ट्रस्ट वर्दी हो जाते हो, आपको एम्प्लॉयर की नजर में ट्रस्ट डेफिसिट को ओवरकम कर लेते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते 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 जब आप अपना काम शुरू करते हो, तो उसमें भी आप इतने रिस्पॉन्सिबल होते हो कि आपका अपना काम भी फ्लोरिश हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, जो शख्स ये चाहता है कि वो एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर बन जाए, कभी भी ऐसा शख्स जो कि इररिस्पॉन्सिबल होगा, उसके एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। हमेशा एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर वो शख्स बनता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। छठी टेक्निक, ये छठा पॉइंट, ये कहता है वी ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑफ बिकमिंग ग्रेट और मीडियोकर। आपने ग्रेट बनना है या मीडियोकर बनना है। स्टूडेंट्स, इसका तयन आपने कैसे करना है? बाज दफा क्या होता है कि हमारी दो चीजें होती हैं, एक होती है पोजिशनल ग्रोथ और एक होती है पर्सनल ग्रोथ। मीडियोकर इंसान कब बनता है? मीडियोकर इंसान उस वक्त बनता है जब इंसान मायूस हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, डीमोटिवेटेड हो जाता है कि मेरी जो जॉब है उसमें मुझे डिजायर्ड सैलरी नहीं मिल रही, डिजायर्ड प्रमोशन नहीं मिल रही, मैं काम तो अपना सही कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका फीडबैक नहीं मिल रहा। याद रखिएगा, पोजीशन ग्रोथ जो होती है वो वक्ती होती है, लेकिन जो पर्सनल ग्रोथ होती है, इफ यू आर अ डीप थिंकर, इफ यू आर अ कंसिस्टेंट लर्नर, तो आपको अपनी पोजीशनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पर भी काम करना होगा। अगर आप मीडियोकर हैं तो आप अपनी जॉब की हद तक ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप टॉप 1% लोगों में हो, तो आप अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ भी रखोगे। आपने किसी भी ऑफिस में, किसी भी इदारे में हमेशा नहीं रहना। अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी तो 2-3 साल बाद उस ऑफिस में आपकी मांग नहीं है, उस ऑफिस में आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ थी तो आप शफल कर जाओगे, आपको फौरन कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो आपने अपने आप को मीडियोकर नहीं रखना, अपनी पर्सनल ग्रोथ, कंसिस्टेंट लर्निंग आपने हमेशा करते रहना है। सातवीं टेक्निक या सातवां जो पॉइंट है इस बुक में जो बताया गया है, सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्संस यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जिम रॉन ये कहता है कि आप जो हैं वो कुछ भी नहीं हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने डायनेमिक्स में जो आपके लोग हैं उनका एवरेज है।
व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं, योर सैलरी, योर इनकम इज द एवरेज ऑफ द सैलरी ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स, विच मीन्स कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके डायनेमिक्स में जो 5 लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हैबिट्स, उनका एटीट्यूड और किसी हद तक, बल्कि ज्यादा हद तक, उनकी इनकम भी आपकी इनकम से कोरिलेट करती है। एक शख्स जो कारामद होगा वो कारामद लोगों में उठेगा बैठेगा। एक शख्स जो कि बेकार शख्स होगा, जिसको टाइम वेस्ट करने की आदत होगी, वो बेकार लोगों में ही उठे बैठेगा। क्योंकि कारामद शख्स जो होगा, जो बिजी शख्स होगा, जिसको अपने टाइम की अफादियत का पता होगा, वो कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा जो अपना टाइम जाया करते हैं। सो अपनी सराउंडिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी डायनेमिक्स ऐसे लोगों में रखें जो आप बनना चाहते हैं। अब आमतौर पे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जो हम बनना चाहते हैं उस फील्ड के लोग हमें लिफ्ट ही नहीं कराते हैं। सो कभी भी याद रखिएगा, इंसान उस शख्स से दोस्ती करता है जो उसके कैलिबर का होता है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अपनी फील्ड के किसी प्रोफेशनल से चाहते हैं उसकी उसकी उसके साथ जो है उसकी शफकत में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक रिस्पेक्ट का आंसर पैदा कीजिए। अगर आप उसके स्टूडेंट बन जाओगे तो फिर वो आपको शफकत से, प्यार से अपने साथ एसोसिएट कर लेगा। अगर आप उसके साथ कंपीट करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली वो फिर अपने आप को आपसे डिसएसोसिएट कर देगा। तो आप जिस शख्स के साथ भी एसोसिएट होना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करें और एज ए स्टूडेंट के तौर पे उससे पूछें, सर आप मुझे ये सिखाएं, मैं आपसे ये सीखना चाहता हूं। इस तरीके से आप अपनी सराउंडिंग्स को इंप्रूव कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स सर्कल को जो है वो आप डेलिब्रेटली उसका तयन कर सकते हो। डेली रूटीन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन, जॉन सी मैक्सवेल। जॉन सी मैक्सवेल ये कहता है कि आपकी सक्सेस के पीछे आपका डेली रूटीन कार फरमा होता है। आप क्या हैं? आप अपनी आदत का मजमुआ हैं। आप ये कहें कि मैं इंसान तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरी आदतें खराब हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी आदतें भी अच्छी होंगी। अगर आपकी आदतें खराब हैं तो यकीनन आप इंसान भी खराब हैं। आप ये कहें कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं लेकिन मैं लेट आता हूं, टाइम पर नहीं आ पाता। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं लेकिन मैं छुट्टियां ज्यादा करता हूं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स रिस्पॉन्सिबल हो और वो लेट भी आता हो रेगुलर बेसिस पे। एक शख्स रिस्पॉन्सिबल हो, वो छुट्टियां भी ज्यादा करता हो। एक शख्स रिस्पॉन्सिबल हो, वो टास्क भी जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो लेट कंप्लीट करता हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप क्या हैं? आप अपनी आदत का मजमुआ हैं। ठीक है, इंसान की 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी बेस पर उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, इसको जहन में रख लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो आप डाइट क्या लेते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे डाइट से इंसान के फ्यूचर का क्या ताल्लुक है। डाइट से ताल्लुक ये है, अगर आप जंक फूड खाते हो, क्रैप खाते हो, तो यकीनन आपकी सेहत भी सही नहीं रहेगी। और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एक अच्छा सेहतमंद शख्स वो है जिसका अच्छा जिस्म हो, और जिसका जिस्म एक्टिव होगा, जिसका जिस्म एथलेटिक होगा, यकीनन उसका दिमाग भी अच्छा होगा। एक ऐसा शख्स जिसका जिस्म अच्छा नहीं है, उसका एफिशिएंट दिमाग भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप जंक फूड खाते हो, आप क्रैप खाते हो, तो यकीनन आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी। आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो आपका दिमाग भी एक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज आपकी डाइट प्लान क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। दूसरी चीज आप अपना फारिग वक्त कहां पे यूटिलाइज करते हो, किस किस्म की बुक्स पढ़ते हो। फारिग वक्त जाया करते हो या उसमें सेल्फ लर्निंग करते हो, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो, कोई बुक्स पढ़ते हो। ये दूसरी चीज है जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है। तीसरी चीज, एज आई सेड, जो कि पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपका सोशल सर्कल क्या है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके सोशल सर्कल में वेब डेवलपर होने चाहिए। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो, आपके सोशल सर्कल में एंड्रॉइड डेवलपर होने चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपके सोशल सर्कल में एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। और चौथी चीज, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी तरजीहात क्या हैं। ये 4 चीजें ये बताती हैं कि 10 साल के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा।
تو اگر آپ اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں اور کسی اسپیسیفک فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو ان چاروں چیزوں پہ فوکس کیجئے. یو آر نتھنگ بٹ اے کیمولیکیٹو آف یور ہیبٹس. تو اسٹوڈنٹس یہ 8 پوائنٹس ہیں, آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے اور ڈیلی بیسس پر اس کو اپلائی کرنا ہے. ڈیلی بیسس پر اپلائی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج سے شروع کیجئے, ابھی سے شروع کیجئے. آپ نے کیا کرنا ہے, کل آپ نے جو ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں اس کا ایک سکیڈول بنائیے, اپنے موبائل میں واٹس ایپ میں اس کو لکھ لیجئے, اور ایک دن کے ٹاسک اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو تو اس کو لکھ کر اپنے آپ کو سیلف آفرمیشنز کی عادت ڈالیے, سیلف انکریجمنٹ کی عادت ڈالیے, سیلف موٹیویشن کی عادت ڈالیے کہ الحمدللہ میں نے آج کے ٹاسک کمپلیٹلی سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے ہیں, سیٹسفیکٹری سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے ہیں. سیلف آفرمیشن سے, سیلف موٹیویشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ میں کوئی بیکار شخص نہیں ہوں بلکہ میں ٹاسک کر سکتا ہوں. یہ کام اگر آپ نے 1 سے 2 دن, 2 سے 3 دن, 3 سے 4 دن ڈیلی بیسس پر اگر آپ نے اپنے کل کے ٹاسک کو اسکیڈول کیا اور سیلف آفرمیشنز کی عادت ڈالی اور یہ کام آپ نے 21 دن تک کر لیا, تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو کام انسان 21 دن تک کر لیتا ہے وہ چیز اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. سو یاد رکھیے, ڈیلی روٹین جو ہوتا ہے, آپ کی ہیبٹ جو ہوتی ہیں, آپ کا سکیڈول جو ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ زندگی میں کتنا ایکسل کریں گے, زندگی میں کتنا آگے جائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, سو سیلف آفرمیشنز کی عادت ڈالیے, اپنے ٹائم کو, اپنے ٹاسک کو اسکیڈولائز کیجئے, اور یہ جو 8 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کو آپ نے آج سے بلکہ ابھی سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آج اتنا ہی رکھتے ہیں. ویڈیو پسند آئے دوستوں سے شیئر کیجئے گا. السلام علیکم.